हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विवोक की ऑनलाइन क्लास में। और मैं नेहा कुमावत आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एक नया टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, खाता बही लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है। क्या होता है खाता बही? यानी जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं उनकी बहियां होंगी, यानी बुक की बात हो रही है। बुक कैसे बात हो रही है? सपोज आप स्कूल जाते हो तो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक रखते हो, जैसे मैथ्स की अलग, साइंस की अलग, उसी तरह क्या होता है हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग रखी जाती है। उसी तरह बिजनेस में भी क्या होता है, लेन देनों को पहचानने के लिए, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करा जाता है, बुक्स बना दी जाती है और उनका नाम लिख दिया जाता है। जैसे कि अगर कुछ परचेज कर रहे हैं तो परचेज बुक बना दी, कुछ बेच रहे हैं सेल कर दी तो सेल बुक बना दी। उसी तरह अगर कोई रिटर्न होके आ रही है तो रिटर्न बुक्स बना दी। और क्या करा, जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी पहचान देने के लिए उसकी क्या बना दी, बुक बना दी, बही बना दी, राइट। तो अकाउंट्स में तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो सबकी पहचान के लिए अलग अलग बहिया बनाई जाती है। तो आपके सामने फर्स्ट दिख रहा होगा जर्नल बुक, जो हमने पढ़ा भी था और इसको हिंदी में रोज नामचा कहते हैं। जर्नल बुक हमने देखा था इसके अंदर कि कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उन ट्रांजैक्शन को क्या करा जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है। किस बेस पे? एंट्रीज के बेस पे हम एंट्री देते हैं। और एंट्री किस नियमों पर देते हैं? उन्हीं गोल्डन रूल्स पर। कौन से गोल्डन रूल्स? 3 गोल्डन रूल्स हैं हमारे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के आधार पर हम जनरल में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, राइट। उसके बाद की प्रोसेस भी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद करा जाता है लेजर बनाना, खतौनी करना सिखाया था। कैसे? जो एंट्री बनी है उसके अलग अलग अकाउंट बना के और उसके अंदर उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है, राइट। ये हमने देखा था। अब हम देखने वाले आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नकद बही। इंग्लिश में बोला जाता है कैश बुक। क्या कहा जाता है? कैश बुक। अब ये कैश बुक की जरूरत क्यों पड़ी? कैश बुक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जिसमें सब मिक्स है, उधार भी है, खरीद भी है, विक्रय भी है, सारे मिक्स है। लेकिन अगर उसके ओनर को जानना है कि आज की डेट में हमारे गुल्लक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, हमारे पास रोकड़ कितना पैसा पड़ा हुआ ये बताइए, तो उसके लिए इस बही का निर्माण किया। इसमें क्या होता है, सारे ट्रांजैक्शन, कौन से? कैश ट्रांजैक्शन। तो जितने भी कैश के, नकद के, प्राप्ति हो, चाहे रिसिप्ट हो, चाहे पेमेंट हो, भुगतान हो, उन सारे का लेखा जोखा किस बही में किया जाता है? नकद बही में सारे नकद लेन देन ही किए जाते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं? प्राप्तियां कैसे हो सकती है? नकद, कुछ बेचा तो वहां से हमें माला पैसा आया, तो वो जो पैसा आया तो वो भी हमारे लिए क्या हुआ, नगद प्राप्ति। तो हम किस बुक में लिखेंगे? नकद बही में लिखेंगे। उसी तरह भुगतान करना क्या हुआ, जैसे हम माल खरीद कर लेकर आए और हमने क्या दिया, पैसा दिया, तो बिजनेस से रोकड़ चला गया, तो वो भी किस में लिख दो, कैश बुक में लिख दो। यानी जितने भी नगद लेन देन हैं उनको हमें इसमें लिखना है, उधार लेन देन को इसमें नहीं लिखना है, राइट। तो आज हमारा टॉपिक यही है और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो कैश बुक की बात हो रही है, राइट। कैश बुक में क्या है, क्या होता है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं? तो सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पहली है नगद व्यवहारों का लेखा। क्या करा जाता है? नगद व्यवहारों का लेखा। कैसे? मैंने बताया ही, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो, और जो हम भुगतान कर रहे हैं वो क्या, कैश, रोकड़ की बात हो रही है। अगर आपने कोई खर्चा किया है, रोकड़ खर्चा किया है, तो वो भी रोकड़ बही में लिखा जाएगा। लेकिन आपको इसी जगह कुछ रोकड़ प्राप्ति हुई है, सपोज आपको ब्याज प्राप्त हुआ है या फिर आपको क्या प्राप्त हुआ है, किराया प्राप्त हुआ है, लेकिन रोकड़, तो वो लिखा जाएगा कैश बुक में। यानी सारे कैश ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में लिखे जाते हैं? कैश बुक में लिखे जाते हैं, राइट। अब सेकंड इसका क्या है विशेषता, खाता बही का भाग। अब खाता बही का भाग कैसे होता है? जिस तरह
हम लेज़र बनाते हैं तो लेज़र का जो फॉर्मेट होता है उसी तरह चलता है, 2 साइड बनती है डेबिट क्रेडिट, जैसे हम अकाउंट बनाते हैं वैसे ही इसका फॉर्मेट होगा। इसका क्या फॉर्मेट होगा वो हम आगे देखेंगे, राइट। अब है डेबिट व क्रेडिट पक्ष। मैंने बोला अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा तो डेबिट क्रेडिट पक्ष भी बनेंगे। उसी तरह लास्ट है प्रारंभिक व अंतिम शेष। इसमें क्या होते हैं, प्रारंभिक ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। नई चीज इसमें यही है कि इसमें कैश बुक में कि ओपनिंग बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग कैसे होता है, ओपनिंग बैलेंस ये होता है, सपोज आप 1 महीने की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको लिखते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, नए महीने या नए मंथ में आप उस अमाउंट को फॉरवर्ड करते हो। सपोज आपकी 1 महीने जनवरी की जो तारीख है 31 जनवरी आ गई है और उस दिन का आपका कैश 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब क्या होता है, फरवरी में लेकर जाते हो 1 लाख को, तो वो उसके लिए फरवरी के लिए वो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, राइट। उसी तरह जनवरी के लिए उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो वो हम इसको अच्छे से डिस्कस करने के लिए आगे एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखे जाते हैं, लेजर जैसा होता है, डेबिट क्रेडिट पक्ष होते हैं, साथ ही क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी होते हैं। वो कैसे होते हैं हम आगे देखेंगे, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं कि कैश बुक के प्रकार क्या है। ये आपको दिख ही रहा होगा, इसमें फॉर्मेट अलग अलग बुक की बात कर रही है। तो कैश बुक में भी अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। क्या है, पहला है सिंपल कैश बुक। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सिंपल कैश बुक यानी साधारण नकद बही, जो सिंपल होती है, सिर्फ कैश की बात करती है। कैश आ रहा है तो वो लिखो, कैश जा रहा है तो वो लिखो, ठीक है। दूसरी है डबल कॉलम, जिसमें 2 कॉलम होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड होती है ट्रिपल कॉलम, जिसमें 3 कॉलम होते हैं। और लास्ट में पेटी कैश बुक आती है। तो पेटी कैश बुक को खुदरा रोकड़ बही कहा जाता है। ये सारी चीजें हम आगे एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले वो है सिंपल कैश बुक। फर्स्ट जो आपको दिख रहा होगा सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ बही। क्या होती है साधारण रोकड़ बही, इसका फॉर्मेट क्या है, और अगर एग्जाम्पल होगा हमारे पास या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो ही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो साधारण रोकड़ बही की बात चल रही है तो हम यही ध्यान रख लेते हैं कि इसको किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं बिल्कुल अकाउंट की तरह ही है। जो हमने लेजर पढ़ना सीखा था उसमें हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह इसको बनाया गया है, राइट। ऊपर लिखा गया है सिंपल कैश बुक, जिसको 1 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, या फिर एक स्तंभीय रोकड़ बही के नाम से भी इसको जाना जाता है, और एक खाने वाली रोकड़ बही, यानी सिर्फ इसमें 1 कॉलम है। 1 कॉलम किसका है, सिर्फ कैश का कॉलम है। ये देखिए डेट तो है ही है, पर्टिकुलर है, ये VN नंबर मतलब V नंबर मतलब है वाउचर नंबर, LF है लेजर फोलियो, और अमाउंट। अब ये यहाँ तक का पूरा पार्ट अमाउंट तक का ये पूरा डेबिट पक्ष है। उसके बाद वाला डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट ये सारा क्रेडिट पक्ष है। तो ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट साइड। इसमें नया क्या है कि ये जो अमाउंट है, ये वाली अमाउंट, ये अमाउंट सिर्फ कैश के बारे में है, इसको इसीलिए सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। अब वो कैसे है क्या है, जब आगे हम दूसरे कॉलम की बुक पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करते हैं। जैसे इस कॉलम कैश बुक को रिकॉर्ड करने से या इसका फॉर्मेट बनाने के बाद क्या होता है, बात ये आती है कि इसकी नियम क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो पहला इसका नियम है, रोकड़ खाता एक वास्तविक खाता है, इसमें प्रविष्टि करने के लिए वास्तविक खाते का नियम लागू होगा। यानी जब आप रोकड़ खाता बनाते हो, कैश बुक बनाते हो, तो क्या होता है, इसको कैसे ट्रीट करना है, रियल, ये या लिखा हुआ है वास्तविक खाता, यानी रियल अकाउंट के नियम से ट्रीट करना है। क्या कहता है रियल अकाउंट का नियम, कहता है कि व्यापार में आने वाली संपत्ति वस्तु को डेबिट करो और व्यापार से जाने वाली वस्तु संपत्ति को क्रेडिट करो। तो यही हमें याद रखना है, ठीक है। अब कैसे रखना है वो हम आगे देखेंगे। फिर है नाम पक्ष में विवरण खाने को टू लगाकर लेखा किया जाता है। अब नाम पक्ष में कैसे,
जैसे ये फॉर्मेट है तो नाम पक्ष यानी डेबिट साइड, तो डेबिट साइड अगर हम यहाँ कुछ लिखेंगे तो टू लगाकर लिखा जाएगा। ठीक है, लेजर में भी बताया था वैसे ही है। फिर लिखा है जमा पक्ष में अगर आप कुछ लिखते हैं विवरण खाने यानी पर्टिकुलर में तो बाय लगाकर लिखा जाएगा। कैसे? ये जमा पक्ष यानी क्रेडिट साइड, इसकी तरफ अगर हम कुछ भी लिखेंगे पर्टिकुलर में तो बाय लगाया जाएगा, और इससे इस साइड लिखेंगे डेबिट साइड तो टू लगाया जाएगा। एज इट इज जो हमने लेजर पढ़ी वैसे ही। उसके बाद यहाँ क्या है, रोकड़ बही का प्रारंभिक शेष दिया गया है तो उसे डेबिट पक्ष में विवरण खाने की ओर टू बैलेंस बीडी लगाकर लिखा जाएगा। क्या बोला है, ये कैश बुक है, अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, सपोज मैंने जो एग्जांपल दिया था कि जनवरी के एंड में क्या है 1 लाख बचा है, तो फरवरी, सपोज फरवरी की कैश बुक बना रहे हैं फरवरी मंथ की, तो वो 1 लाख हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, प्रारंभिक शेष होगा, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड। डेबिट कहाँ, यहाँ, और यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। ये देखिए ये नियम भी यही कह रहा है कि रोकड़ बही का प्रारंभिक शेष है तो डेबिट पक्ष में जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। ये आपको अच्छे से क्लियर होगा एक उदाहरण से, एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करेंगे। तो क्या है एग्जाम्पल, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक उदाहरण दिया है कि निम्नलिखित लेन देन को साधारण रोकड़ बही में लिखिए। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सिंपल कैश बुक। ये लिखा हुआ है 2017 की दी हुई है, जनवरी 1 क्या हुआ है, हस्तस्थ रोकड़, यानी इसका मतलब है कैश इन हैंड, हाथ में अभी कितना पैसा पड़ा हुआ है जनवरी 1 को 12,000 रुपए, तो हम इसको ओपनिंग बैलेंस मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। और नियम में अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए हमारा नियम क्या कह रहा था कि अगर आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस प्रारंभिक शेष पड़ा हुआ है तो डेबिट पक्ष में क्या लिख दो, टू बैलेंस बीडी लिख दो। तो हम डेबिट पक्ष में क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। तो इसको लिखने से पहले हम एक अपना फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं जिसमें हम कैश बुक बनाएंगे। ये हमारा फॉर्मेट है, हमने लिख दिया सिंपल कैश बुक, डेट पर्टिकुलर, वही पूरा फॉर्मेट, यहाँ तक की अमाउंट, यहाँ से पहले वाला पूरा पार्ट डेबिट और इसके बाद वाला पार्ट क्रेडिट कहा जाएगा, राइट। कैश बुक में हम ये भी मान सकते हैं कि जितनी हमें प्राप्तियां हैं वो इधर लिख दो, उसी तरह जितने हमें भुगतान करने हैं, नकद शब्द नहीं भूलना है, नकद बही में नकद ही आएगा, कैश ही आएगा, राइट। तो नकद भुगतान और नकद प्राप्तियां हम मान सकते हैं इधर लिखने। और अभी हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास कैश है, कैश इन हैंड, वो कितनी पड़ी हुई है, वो है हस्त रोकड़ 12,000, यानी हमारा ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 12,000। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में लिख देंगे इधर टू बैलेंस बीडी। क्या लिखा हमने, प्रारंभिक शेष टू बैलेंस बीडी, और कितना है 12,000, तो 12,000 लिख दिए। और कोई भी वाउचर नंबर एलएफ नंबर नहीं दिए तो इसका कॉलम हम छोड़ देंगे। डेट में हम डेट लिख देंगे जनवरी 1, ये लीजिए जनवरी 1, यानी हमारा जो बैलेंस पड़ा हुआ है लास्ट मंथ का या लास्ट ईयर का, वो हमने इस साल के लिए हमारे लिए क्या है, प्रारंभिक शेष है। तो बैलेंस बीडी को हम आगे लाए हैं, ब्रॉट डाउन मतलब आगे की तरफ लेकर आए हैं, लास्ट बैलेंस को 12,000 का है तो हमने लिख दिया। और एक तरफ से हम मान सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस है वो हमारी प्राप्ति है, हमें किसी को चुकाना थोड़ी है, जो हमारे हाथ में पैसा पड़ा हुआ है वो हमारे पास एक्चुअल में रिसीव है, हमारी प्राप्ति है, तो प्राप्ति पक्ष में लिख दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, कहता है जनवरी 3 नकद विक्रय कितनी है, कैश सेल। कैश सेल नकद में बेचा कितना है, 9,000 का माल बेचा है और नकद प्राप्त करे हैं। मैंने बताया नकद से रिलेटेड सारी चीजें किस में लिखी जाएगी, कैश बुक में लिखी जाएगी। अब आप देखिए जब आपको नकद बेच रहे हो तो आपको 9,000 क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। कहाँ लिखा जाएगा, प्राप्ति पक्ष में।
तो हमारा प्रतिपक्ष कौन सा है, रिसिप्ट साइड कौन सी है, ये साइड है, तो हम यहां लिख देंगे 2 सेल्स। कितने प्राप्त हो रहे हैं हमें, 9,000। जनवरी 3 9,000, ये जनवरी 3 और ये आ गए 9,000, राइट। यानी हमें प्राप्त हुआ तो हमने इधर लिखा, क्या हुआ प्राप्त, हमने सेल करी, सेल से हमें पैसा आया, और हमें जब प्राप्त हुआ तो हम इधर लिखेंगे। और मैंने बताया ही था कैश बुक रियल अकाउंट के नियम से चलेगा, यानी पाने वाले को डेबिट साइड लिखो, यानी जितनी भी प्राप्तियां है वो डेबिट साइड लिखो, और जितने भी भुगतान हैं या पेमेंट है उसको किस तरफ लिखो, क्रेडिट साइड लिखो। जब हम बेचेंगे तो हमारे पास प्राप्ति होगी 9,000 की, हमने प्राप्ति साइड लिख दी 2 से, राइट। अब है क्वेश्चन, अब हमारा क्या कहता है, हमें वापस क्वेश्चन की तरफ आना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 5 नगद क्रय, कैश परचेज करी, गुड्स खरीदने गए या माल खरीदने गए, तो क्या करा है, नगद पैसा दिया है। जब अपन कुछ खरीदने जाते हैं तो हमारे पास से कैश जाती है, तो यानी हम इसको कैश पेमेंट समझ सकते हैं, नगद भुगतान समझ सकते हैं। तो हम किस साइड लिखेंगे इसको, पेमेंट साइड लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, सिंपल कॉलम कैश बुक में, राइट। तो हम आ जाते हैं हमारे फॉर्मेट में और लिखा जाएगा, इस तरफ बाय लिखते हैं, नियम के हिसाब से हमें चलना है, बाय परचेज। हमने भुगतान कितना करा जब हम खरीदने गए, तो हमने भुगतान करा है 6,000, तो हम यहां लिख देंगे 6,000। कोई नंबर नहीं दिए हुए हैं तो हम इसको नील कर देंगे। अब है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्नीचर खरीदा, जनवरी 7 को फर्नीचर खरीदा है 13,000 का। हमें ये समझना है कि जो फर्नीचर खरीदने गए तो कैश पेमेंट करी, मैंने संपत्तियों के बारे में आपको बताया ही है, राइट। तो फर्नीचर खरीदने गए तो क्या हुआ, कैश का पेमेंट करा होगा, पेमेंट साइड आएगा फर्नीचर अकाउंट, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखा जाएगा बाय फर्नीचर अकाउंट। कितनी अमाउंट है, आई थिंक 13,000 है, 1300 है। अमाउंट एकदम एग्जैक्ट लिखनी है, वरना हमारी रोकड़ बही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बैलेंस का एक भी अकाउंट्स में चीज ही यही है, 1 रुपए का भी हिसाब हमें देना है, यानी 1 रुपए एक डिजिट का भी हमें क्या रखना होगा, यहाँ ध्यान रखना होगा। उसके बाद क्या है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमने क्या करा, फर्नीचर खरीदा तो 1300 रुपए का खरीदा, तो हमने पेमेंट करा, तो कैश बुक की हमने पेमेंट साइड हमने लिख दिया, राइट। अब क्या है, राम से उधार माल खरीदा। आप सोचो क्या ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये उधार लेन देन है, और उधार लेन देन का कैश बुक में कोई नाम निशान होता ही नहीं है, उसमें लिखना ही नहीं होता है, तो ये लेन देन नहीं लिखी जाएगी। जनवरी 11 की लेन देन नहीं लिखी जाएगी क्योंकि ये उधार लेन देन है। उसके बाद जनवरी 15 गौरव से चेक प्राप्त हुआ, रिसीव अ चेक फ्रॉम गौरव। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी से चेक प्राप्त हो रहा है तो आप सोचो हमारे बैंक में अमाउंट आएगी, हमें किसी ने चेक दिया तो हमें क्या है, एक हिसाब से हमारे पास अमाउंट आई, लेकिन कहाँ आई, बैंक में आई तो है ना, तो हम उसको नकद मान सकते हैं। अगर आपके पास चेक आता है तो अपन मान सकते हैं कि हमारे पास पैसा है। तो किसने दिया, गौरव ने दिया, तो हम प्राप्ति में क्या कर देंगे, 2 गौरव लिख देंगे, और कितना, 4,000 का। ये जनवरी 15, 2 गौरव अकाउंट, और कितने का चेक था, 4,000 का, राइट। तो हम लिख देंगे 4,000 का हमें चेक प्राप्त हुआ है, यानी पैसा प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ चेक को भी हम कैश से ट्रीट कर सकते हैं। उसी तरह क्या है,
आगे है मजदूरी चुकाई, वेजेस चुकाया। आप सोचिए अगर आप कुछ वेजेस खर्चा चुका रहे हैं यानी वो भुगतान है, और मजदूरी तो कैश में दी जाती है, उधार में नहीं दी जाती है, सैलरी भी उधार में नहीं दी जाती है, मैंने बताया था। तो क्या होगा इसमें, जब हम मजदूरी चुका रहे हैं तो हमारा भुगतान है, और कैश बुक में हम किस साइड लिखेंगे, पेमेंट साइड लिखेंगे, वेजेस, बाय वेजेस के नाम से लिखेंगे। और कितनी अमाउंट है, 500 रुपये। ये आ गए हम हमारे फॉर्मेट पे, बाय वेजेस अकाउंट, और कितना अमाउंट है, ओनली 500, तो वो लिख दी हमने। उसके बाद ये जनवरी 5, ये जनवरी 7, और ये है डेट से हमें याद रहता है कि हमारी ट्रांजैक्शन कब हुई है, राइट, जनवरी 20। ये आ गया जनवरी 20, राइट। अब देखते हैं अब क्या है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन से पे वापस आना है। मजदूरी चुका दी, हमारा पेमेंट है, हमने क्रेडिट साइड लिख दिया, पेमेंट की तरफ लिख दिया। और रियल अकाउंट का नियम भी कहता है जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, हमने क्रेडिट कर दी। उसके बाद क्या है, कमीशन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, रिसीव हुआ है कमीशन। जनवरी 12 को 1500 का कमीशन प्राप्त हुआ है। कमीशन आपको मिल रहा है यानी कैश आपको मिल रही है, तो कैश व्यापार में आ रही, हम इसको प्राप्ति समझ सकते हैं। और आने वाली वस्तु को डेबिट करो रियल अकाउंट के नियम से। कैश बुक में प्राप्ति पक्ष में लिखा जाएगा टू कमीशन रिसीव। ये लीजिए टू कमीशन रिसीव्ड, या कमीशन अकाउंट भी लिखा जा सकता है, राइट। जनवरी 21 कितना है हमारा कमीशन, अमाउंट हमें ध्यान रखनी है, हमारी अमाउंट है 1500। ये लीजिए 1500। अब क्या करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कमीशन प्राप्त हुआ, हमने इधर लिख दिया, मजदूरी चुकाई उधर लिख दिया, चेक प्राप्त हुआ इधर लिख दिया, उधार माल खरीद की कोई एंट्री नहीं होगी, फर्नीचर खरीदा है तो पैसा गया पेमेंट की तरफ लिख दिया, माल खरीदा पैसा गया पेमेंट की तरफ लिख दिया, माल बेचा पैसा या रिसीव की तरफ लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट की तरफ लिख दिया, बैलेंस बीडी के नाम से। ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्या है, किराया चुकाया, जनवरी 25 को रेंट पे कर रहे हैं। जब हम किराया चुका रहे तो वो हमारे लिए पेमेंट है, भुगतान है, ठीक है, तो कैश जाएगी, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे पेमेंट की तरफ, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी कैश बुक पे आएंगे, ये आ गए कैश बुक में, ये हमारी पेमेंट साइड हो गई, भुगतान की साइड हो गई। तो अब यह लिखा जाएगा बाय रेंट अकाउंट, कितना भुगतान किया है और कौन सी डेट को करा है, दोनों ही लिख देते हैं। तो किराया जो चुकाया 25 को 2000 का, जनवरी 25 और 2000 का किराया चुकाया। सिंपल सी बात है, प्राप्तियां सारी इधर, भुगतान सारे इधर। कौन से, नकद, नकद शब्द को नहीं भूलना है क्योंकि उधार इस बही में नहीं लिखा जाता है, नकद बही में नकद लेन देन लिखे जाते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है रश्मि को चुकाए 13,000 रुपए। आप सोचिए क्या हुआ, भुगतान या प्राप्ति। रश्मि को अगर पैसा चुकाया तो ये हमारे लिए हमारा भुगतान है, हमारा पेमेंट है, पेमेंट की साइड लिखा जाएगा बाय रश्मि अकाउंट। और कितनी राशि से लिखा जाएगा, 13,000 से। ये लीजिए बाय रश्मि अकाउंट, और ये जनवरी 31 है। अमाउंट फिर से देख लीजिए, फिर से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें गलत नहीं लिखना है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 13,000 ही है, हमने सही लिखा, यानी हमारी कैश बुक क्या बनेगी, करेक्ट बनेगी, एक्यूरेट बनेगी। तो यहाँ तक के हमने सारे लिख दिए हैं, कुछ नहीं था, काफ़ी इजी थी, इसीलिए इसका नाम सिंपल कैश बुक है,
राइट। उसमें क्या करा हमने, सबसे पहले जितनी भी रिसिप्ट होती है इधर लिखे जाते हैं और जितने भी पेमेंट होते हैं इस साइड लिखे जाते हैं, और बैलेंस बीडी है तो इस तरफ लिखा जाएगा। इस तरफ की ट्रांजैक्शन के लिए यानी डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए हम टू का यूज लेंगे और क्रेडिट तरफ की ट्रांजैक्शन के लिए हम बाय का यूज लिखेंगे। डेट में डेट और अमाउंट में अमाउंट ही लिखी जाएगी, राइट। बस ये याद रखना है कि नकद लेन देन प्राप्तियां हैं तो डेबिट और भुगतान है तो क्रेडिट तरफ हमें लिखने हैं। और जनवरी 1 से लेके जनवरी 31 तक के हमारी क्या हो गई है, इसमें पोस्टिंग हो गई है। अब इसका नियम क्या कहता है, अब बात आता है मेन इसको क्लोज करना। अब इसको बंद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसको बंद करने से पहले टोटल लगा दूं, दोनों साइड की टोटल लगाओ। ये आ गई इसकी और ये आ जाएगी इसकी। हमें क्या करना है, क्लोज करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल करनी है। तो मैं टोटल कर देती हूं इसकी 26,500, राइट। इसकी देख लेते हैं इसकी कितनी हो रही है, तो एक बार इस तरफ लिख लेते हैं इसकी कितनी टोटल हो रही है। इसकी हो रही है 22,800 और इसकी हो रही है 26,500, दोनों के ही अलग अलग आ रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या करा जाएगा, जो सबसे ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो, डेबिट की तरफ भी वही लिखनी है क्रेडिट की तरफ भी वही लिखनी है। तो दोनों में से ज्यादा कौन सी है, 26,500, तो हम दोनों तरफ लिख देंगे 26,500। अरे मैम ऐसे क्यों करा, सबसे पहले क्या करा, दोनों साइड की टोटल लगाई, जो सबसे ज्यादा थी वो दोनों तरफ लिख दी, 26,500 ज्यादा थी दोनों तरफ लिख दी हमने, राइट। कम साइड कौन सी थी, ये वाली कम थी, कितनी थी, 26,800 ही हो रही थी, 26,800 ही हो रही थी। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा बैलेंस बचा है यानी इन राशि का अंतर 26,800 और 26,500, इन दोनों का जो भी अंतर होगा वो हम क्या करेंगे, लिख देंगे इसी तरफ। और हमारा ये अंतर है 3700 का, तो हमने लिख दिया इसी तरफ, जिस तरफ कमी है उस तरफ लिख दिया। और क्या लिख दिया, किस नाम से लिख दिया, बाय बैलेंस CD। और ये भी हमने जनवरी मंथ के एंड में करा, जनवरी मंथ के एंड में क्या कर दो, बैलेंस इक्वल कर दो। हमने क्या करा, दोनों साइड की टोटल कर दी, जो सबसे ज्यादा है वो लिख दी, 26,500 ज्यादा थी लेकिन इस साइड की 22,800 ही थी, यानी इन दोनों का अंतर कितना था, 3700 था। तो वो हमने जिधर कम है उधर लिख दिया बैलेंस CD के नाम से। अब क्या होगा, जब नए महीने की, नए महीना मतलब कौन सा, फरवरी की जब बुक ये कंटिन्यू बनेगी तो क्या करा जाएगा, जो भी बनाने वाला जो कैशियर है वो क्या करेगा, इस बैलेंस को क्या करेगा, इस तरफ लेकर आएगा और यहाँ लिख देगा टू बैलेंस BD, कितना है 3700, ये लिख दिया जाएगा और 1 फरवरी डाल दिया जाएगा, 1 फेब को लिख दिया जाएगा। कुछ नहीं करा है, दोनों साइड की टोटल लगाई, अंतर को जिधर कमी थी उधर लिखा, कमी किस तरफ थी, इस तरफ थी, क्रेडिट साइड थी तो हमने इधर लिखी। अब ये हमारा क्या है, एंड का बैलेंस है, ये बैलेंस है। अब हम नए महीने में इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी अभी हमारे पास फरवरी के लिए प्रारंभिक शेष कितना है, 3700। तो बैलेंस कैरेट डाउन, जो इसको बैलेंस को बंद करा, और ब्रॉट डाउन यानी इसको आगे लाया गया। तो यहाँ इसको अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो नए महीने के लिए इसकी क्या हो जाएगी, बिगिनिंग होगा, इसका प्रारंभिक शेष होगा। तो ये है सिंपल सी कैश बुक, आपको ये याद रखना है, इसका फॉर्मेट याद रखना है और ये याद रखना है केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन ही इसमें इंक्लूड होगी, उधार नहीं होगी। प्राप्ति साइड प्राप्ति और भुगतान साइड भुगतान लिखे जाएंगे। और किन नियमों पर, उन्हीं अपने गोल्डन रूल्स पर हमने इसको बनाया है, राइट। फिर एंड में हमने क्या कर दिया, इसकी टोटल कर दी, टोटल जो ज़्यादा थी वो दोनों तरफ लिख दी और जितना अंतर था उसको बैलेंस मान के और अगले महीने के लिए उसको प्रारंभिक शेष घोषित कर दिया। यही हमने किया। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने डिस्कस करा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा।
तो हमने कैश बुक की विशेषताएं पढ़ी, नगद ट्रांजैक्शन अभी आपने क्वेश्चन से देख ही लिया कि सारे नगद ट्रांजैक्शन लिखे, एक खाते का रूप था, आपने देखा था अकाउंट था, डेबिट क्रेडिट हो रहे थे, डेबिट क्रेडिट हो ही रहे हैं, वापस इसमें भी क्लियर हो गया, प्रारंभिक और अंतिम शेष मैंने आपको क्वेश्चन से क्लियर करवा दिया, राइट। अब इसका फॉर्मेट हमने देख ही लिया था, फॉर्मेट में क्या था, इधर रिसिप्ट साइड और उधर पेमेंट साइड लिखी जाती थी, राइट। उसके बाद इसके नियम देख लेते हैं, इससे आपको वापस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। रोकड़ खाता एक वास्तविक खाता है, इसमें वास्तविक खाते का नियम लगता है, मैंने बता दिया रियल अकाउंट का नियम लगता है। कैसे, रिसीव को इस साइड लिखो, यानी रिसीव को डेबिट करो और पेमेंट को क्रेडिट करो, राइट, यानी हमारे पास से पैसा जाता है तो उसको क्रेडिट करो। उसके बाद नाम पक्ष में हम क्या लिख रहे थे, टू लिख रहे थे। जब हमने अभी सॉल्यूशन देखा, ये देखिए हमारा सॉल्यूशन, ये नाम साइड, नाम यानी डेबिट साइड, ये नाम साइड है यानी डेबिट साइड, वो जमा पक्ष है। तो नाम में जब हम लिख रहे हैं तो टू का उपयोग कर रहे हैं और जमा में हम लिख रहे हैं तो बाय का यूज कर रहे हैं। ये देखिए वही हमने करा, नाम पक्ष में टू और जमा पक्ष में बाय लिखा, ये रूल भी क्लियर हो गया। इसीलिए मैं कह रही थी कि एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं और एंड में इनको रिवाइज कर लेंगे। फिर क्या है, कैश बुक का प्रारंभिक शेष जो होता है उसको डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। लिखा मैंने क्या नाम से लिखा, टू बैलेंस बीडी, ये भी आपको क्वेश्चन से एक बार वेरीफाई करवा देती हूँ। यहाँ लिखा हमने टू बैलेंस बीडी नाम पक्ष यानी डेबिट पक्ष में लिखा, यानी हमने रूल्स फॉलो करते हुए, किसके, कैश बुक के नियम को फॉलो करते हुए हमने सिंपल कैश बुक के बारे में चर्चा करी। सिंपल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही खाता है, वो है कैश का। अब ये सिंपल क्या है, डबल क्या है, ट्रिपल क्या है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से टॉपिक से। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।